Hello everyone. Today we will discuss about Newton's third law of motion. इसका स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आज हम अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, और ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है वही सेम इंस्टेंट पे होता है, मतलब इंस्टेंटेनियसली होता है। और ये जो दो फोर्स हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट भी होते हैं। तो क्या कोई भी दो फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं, उनको हम एक्शन रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं? नहीं। इसको समझने के लिए हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। ये फिगर में क्या है, एक प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर हमने कुछ मास रखा है m। सो ये जो एक ब्लॉक हमने रखा है जिसका मास m है, इसको अर्थ एक फोर्स से नीचे खींच रहा होगा, mg फोर्स से। और इस ब्लॉक के ऊपर जो सरफेस है वो भी एक फोर्स दे रहा होगा, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हैं और दोनों ऑपोजिट भी हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्मेशन कर रहे होंगे? नहीं, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं तो हम उसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल देंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करेंगे। अगर तुम फिगर 1 को ध्यान से देखो, एक्शन एंड रिएक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो सेम बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। पर एक्शन रिएक्शन फोर्स होने के लिए कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करेंगे। पर यहाँ पे फिगर 1 पे क्या हो रहा है, दोनों फोर्स जो हैं वो एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसने कंडीशन 1 को वायोलेट कर दिया। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्मेशन करने के लिए। दूसरा कंडीशन है कि ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं वो सेम नेचर के होना है, सेम नेचर के फोर्स होना है। सेम नेचर के फोर्स का मतलब ये है कि अगर एक फोर्स ग्रेविटेशनल है तो दूसरा फोर्स को भी ग्रेविटेशनल होना है। अगर एक न्यूक्लियर है तो दूसरे को भी न्यूक्लियर होना है। अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो दूसरे को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनना है। लेकिन यहाँ पे फिगर 1 पे देख लो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि mg है और दूसरा फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर में रिएक्शन फोर्स ही बनाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स ही बनाएगा, जो कि फिगर 1 में नहीं हो रहा है। यहाँ पे दो डिफरेंट नेचर के फोर्स हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा रिएक्शन फोर्स है। तो दूसरा कंडीशन को भी वायोलेट किया, तो इसलिए ये जो फिगर 1 है वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तीसरा कंडीशन ये है कि जो फोर्स हैं वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे पेयर में। फोर्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इनका भी एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो चलो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसका हम पेयर फॉर्मेशन करते हैं एक्शन रिएक्शन वाला। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम फिगर 2 को देखते हैं। तो फिगर 2 में क्या है, बेसिकली वही सरफेस है जिसके ऊपर हम मास को लिए हैं। मास को ग्रेविटी, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो नीचे खींच रहा है विथ फोर्स mg, और ये जो मास m है वो भी अर्थ को खींच रहा है उसी अमाउंट ऑफ फोर्स से, दैट इज mg फोर्स से खींच रहा है। कौन किसको खींच रहा है? मास m अर्थ को खींच रहा है। जैसे
अर्थ मास m को खींच रहा था विथ ए फोर्स mg, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट है जैसे वो मास है वो भी अर्थ को खींच रहा है उतने ही अमाउंट ऑफ फोर्स से, mg फोर्स से। तो यहाँ पे जो एक फोर्स F इज इक्वल टू एम जी है और दूसरा F इज इक्वल टू एम जी, एक फोर्स मास m के ऊपर एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स अर्थ के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो दोनों फोर्स जो हैं वो टू डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। दोनों फोर्स इक्वल हैं, दोनों ऑपोजिट भी हैं और दोनों सेम नेचर के फोर्स हैं, दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फिगर 2 में हमने जो दो फोर्स बताए हैं दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, मतलब सेम नेचर के हैं, इक्वल फोर्स हैं, ऑपोजिट नेचर के हैं, मतलब ऑपोजिट फोर्स भी है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो दो फोर्सेस हैं वो हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं। वैसे ही फिगर 3 में हमने क्या किया, ब्लॉक को लिए और उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा था उसको ड्रॉ कर लिए। मतलब जो ब्लॉक एम को सरफेस था वो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा था NVS, वैसे ही मास m सरफेस के ऊपर भी एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा था एंड दैट फोर्स इज NSB। और यहाँ पे ये दोनों फोर्स जो हैं वो रिएक्शन फोर्स हैं, तो इसका मतलब वो दोनों सेम नेचर के हैं और डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि NBS जो है वो सरफेस दे रहा है फोर्स मास m के ऊपर और NSB जो फोर्स है वो मास दे रहा है सरफेस के ऊपर। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है हमारा फिगर 2 पे और फिगर 3 पे। वेयर एज फिगर 1 पे हमारा 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दीज कैन नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर करते हैं कि फिगर 4 को देखते हैं। फिगर 4 में क्या है, एक मंकी है जो कि एक रोप को खींच रहा है और ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। जो मंकी है उसका मास हमने 20 kg लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। कैसे, जब ये मंकी रोप को नीचे खींचेगा तभी रोप क्या करेगा, एक फोर्स दे देगा मंकी को और वही फोर्स से मंकी क्या करेगा, ऊपर क्लाइंब करेगा। तो अगर हम बोलें कि मंकी जो रोप पे फोर्स दे रहा है दैट इज़ अ डाउनवर्ड फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स रोप इज़ गिविंग ए फोर्स टू द मंकी एंड दैट वन इज़ द रिएक्शन फोर्स। वैसे ही जो रिएक्शन एंड एक्शन फोर्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, तो इसलिए कोई भी फोर्स को हम एक्शन फोर्स बोल सकते हैं और उसी हिसाब से दूसरा फोर्स हमारा रिएक्शन फोर्स हो जाएगा और वही एक्शन फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों फोर्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी को ही हम एक्शन फोर्स बोलेंगे और ये वाले फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। कोई भी फोर्स को हम एक्शन फोर्स बोल सकते हैं या तो रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं ये इफ़ेक्ट एंड कॉज वाले रिलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ये साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। तो अगर कोई दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में कोई टाइम डिले नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों ही फोर्स सेम नेचर के हैं और दोनों को हम इंटरचेंजेबली बोल सकते हैं कि ये एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन फोर्स है। दोनों को हम इंटरचेंजेबली बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ बाउंड रूल नहीं है कि यही वाला फोर्स जो है वो एक्शन फोर्स होगा और ये वाला फोर्स रिएक्शन फोर्स होगा। तो ये जो मंकी ट्राई कर रहा है ऊपर क्लाइंब करने के लिए विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सपोज क्वेश्चन दिया है कि ये जो रोप है इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो 200 न्यूटन है। मतलब अगर रोप में जो टेंशन डेवलप करेगा वो 200 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा तो जो रोप है वो ब्रेक कर जाएगा। तो अभी हमको पता करना है कि अगर ये मंकी जो है वो क्लाइंब करेगा with a mass of 20 kg and an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये रोप जो है वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो इसको पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं मंकी का। तो हम फिगर नंबर 5 पे जाते हैं और जिसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे मंकी का। तो बीच में मंकी है जिसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा होगा विथ ए फोर्स mg,
एंड वो रोप को पकड़ा है जिसमें एक टेंशन फोर्स डेवलप कर रहा होगा जो कि मंकी को अपवर्ड क्लाइंब करने में हेल्प कर रहा होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में मंकी के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक मंकी को ऊपर लेने के लिए ट्राई कर रहा है और दूसरा फोर्स मंकी को नीचे खींच रहा है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, मंकी तो ऊपर ही क्लाइंब कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन फोर्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये मंकी का एक्सेलरेशन हो रहा है विथ 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो हमको न्यूटन सेकेंड लॉ से ये पता है कि जो नेट फोर्स होता है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ। तो नेट फोर्स मतलब क्या है, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक तो मंकी को ऊपर लेने के लिए ट्राई कर रहा है और दूसरा फोर्स मंकी को नीचे खींच रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, T माइनस mg, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में मंकी का जो क्लाइंब हो रहा है वो अपवर्ड क्लाइंब हो रहा है, मतलब मंकी जो है अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो T है टेंशन फोर्स है वो ग्रेटर हो गया mg से, इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया वो T माइनस mg हो जाएगा जो कि हमारा नेट फोर्स है। और नाउ द नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो फ्रॉम दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट द टेंशन डेवलप्ड ऑन द स्ट्रिंग where T is equal to mg plus ma, and we can easily put the values of mass, acceleration and acceleration due to gravity to achieve the value of tension to be 240 Newton. That is clearly greater than 200 Newton, which is the breaking strength of the rope. मतलब जो रोप है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ था 200 न्यूटन। 200 न्यूटन से जैसे ही ज़्यादा फोर्स हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक कर जाना है। तो हमको टेंशन का वैल्यू कितना आया, 240 न्यूटन। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब मंकी क्लाइंब करने को ट्राई करेगा तो वो रोप जो होगा वो टूट जाएगा और मंकी नीचे गिर जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एक्शन रिएक्शन को समझने में हेल्प मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिए हैं, एक गन है, उस गन को हम फायर किए, तो जैसे हम गन को फायर किए तो गन से बुलेट निकलेगा, तो बुलेट एक फॉरवर्ड फोर्स के साथ आगे जाएगा, तो वो हो गया लेट एक्शन। और वो बुलेट क्या करेगा, गन को एक अपोजिट फोर्स दे देगा जिससे गन जो है वो थोड़ा पीछे मूव करेगा, रिकॉइल करेगा पीछे मूव करके। तो यहाँ पे गन जो है वो बुलेट पे एक फॉरवर्ड फोर्स दे रहा है जिससे गन फॉरवर्ड मूव किया, और जो बुलेट है वो गन के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स दे दिया इंस्टेंटली, जिससे क्या हुआ, गन जो है वो पीछे आ गया, थोड़ा रिकॉइल कर गया। पर दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो दो फोर्सेस हैं उनसे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी सेम नेचर के होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मास तो डिफरेंट है। बुलेट का मास बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द गन के मास से। तो जो गन का मास ज़्यादा है इससे क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और बुलेट का मास ज़्यादा है तो इसलिए उस पर सेम फोर्स एक्सर्ट हुआ है पर उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सिंपल कंसेप्ट है, अगर दो मासेस हैं, एक का मास बहुत ज़्यादा है और दूसरे का मास बहुत ही कम है, और दोनों के ऊपर सेम ही फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, दोनों में किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसका वेलोसिटी में ज़्यादा चेंजेस आएगा, जिसका मास कम होगा ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी में भी ज़्यादा चेंजेस आएगा। अगर वो रेस्ट में होगा तो वो हो सकता है कि 100 मीटर/सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव कर ले, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होगा वो अगर रेस्ट में है, हो सकता है कि जब वो कुछ उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड होगा उसका जो वेलोसिटी में चेंजेस आएगा वो 20 मीटर/सेकेंड हो सकता है। तो इसमें एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा आया, जिसका मास कम था उसी का ही ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि उसी का ही वेलोसिटी में चेंजेस जो है वो ज़्यादा दिखा। तो इस तरह एक्सेलरेशन में दोनों का डिफरेंस आ गया। तो जिसका मास कम रहेगा वो कम एक्सेलरेट करेगा। वैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड वाले का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक आदमी है जो कि बोर्ड से जंप कर रहा है, बोर्ड से वो बाहर निकलना चाहता है। तो जब आदमी जब बोर्ड से जंप लगाएगा, वी आर कंसिडरिंग बोर्ड का जो मास है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पर्सनस मास। तो जब वो जंप लगाएगा वो कुछ
फोर्स से बाहर जाएगा, मतलब वो एक एक्शन हो गया, और वो एक रिएक्शन फोर्स दे देगा बोर्ड को, जिससे बोर्ड जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा, और जो पर्सन है वो फॉरवर्ड जंप किया है। तो इससे क्या हुआ, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बोट का एक्सेलरेशन, क्योंकि बोट का मास बहुत ज़्यादा है तो बोट हल्का सा हिलेगा, लेकिन जो पर्सन है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसका मास बहुत ही कम है। सो आई थिंक अगर एग्ज़ाम्पल देने के लिए कोई पूछ रहा है कि कुछ एग्जाम्पल दो जिसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज हुआ होगा, जिसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम फील कर सकते हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट है। एक बोर्ड वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बताया जिसमें कि एक गन को हम फायर कर रहे हैं जिससे एक बुलेट निकल रहा है। तीसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे हम चलते हैं तो एक फोर्स देते हैं ग्राउंड पे, और ग्राउंड हमको एक फोर्स देता है जिससे कि हम आगे चलते हैं। तो ये भी एक एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। देखो, हमने फोर्स दिया ग्राउंड को और ग्राउंड ने फोर्स दिया हमारे ऊपर, तो ये जो दो फोर्सेस हैं वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर तो एक्ट नहीं किया, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट किया। एक फोर्स ग्राउंड के ऊपर हमने दिया और ग्राउंड जो फोर्स है वो हमारे ऊपर दे दिया। तो यहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे हैं, और दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, अपोजिट भी होते हैं, और दोनों सेम नेचर के फोर्स होते हैं। इतना ही खाली याद रखना है और लिखना है एग्ज़ाम में। So I think I have explained what is third law of motion in a very detailed manner. Thank you.